Hello everyone, welcome back to Scanner Education. In today's editorial scanner, we are going to discuss an editorial from The Hindu. आज का जो टॉपिक है वो है द ग्रोथ डाइकोटोमी ऑन सितंबर्स इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा। तो इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे इस पैसेज को, यानी कि जो हमारा एडिटोरियल है इसको इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे, हिंदी में समझेंगे कि क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि आपको भी पता है एडिटोरियल में डायरेक्ट वे में नहीं, थोड़ा सा घुमा फिरा के अक्सर चीज़ें लिखी होती हैं। इस पर्टिकुलर एडिटोरियल को चूज करने का मेरा एक पर्टिकुलर एजेंडा भी है, वो ये है, एजेंडम भी है, वो ये है कि ये पर्टिकुलर जो एडिटोरियल है थोड़ा ज्यादा डेटा ओरिएंटेड है। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू समझो डेटा ओरिएंटेड का प्रैक्टिस करना क्यों जरूरी है। एग्जाम में आपके पास मान लो 3 पैसेज आ गए, ठीक है, आप कर रहे हो, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, जिसमें भी आ जाए 3 आपका, ऑफकोर्स प्री में नहीं आएगा, मेंस में ही आएगा। अब उसमें एक डेटा ड्रिवन थोड़ा सा हो गया, बहुत ज़्यादा डेटा हो गया उसमें, या बहुत ज़्यादा फिगर्स हो गए, ये ऐसा है वो ऐसा है, ये इतना वैल्यू इसका इतना वैल्यू। तो ऐसे में क्या होता है, पढ़ने में होती है थोड़ी कॉम्प्लिकेशन, और फिर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है उसमें हो जाती है थोड़ी दिक्कत। तो अगर तरीका सही पता होता है कि हमें कैसे अटेम्प्ट करना है ऐसे पैसेज को, तो हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा आराम हो जाता है। तो उसी के अराउंड हम इसको पढ़ेंगे, समझेंगे, और हमारे पास जो क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन हमारे बेसिक एकदम टोन टाइटल थीम के रहेंगे, हमारे इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, वोकैबुलरी फ्रेजेस, इडियम बेस्ड क्वेश्चन, इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन, ओवरऑल बेसिकली जो भी हम एक पैसेज से कवर कर सकते हैं हम उसको यहाँ पे कवर करेंगे। तो मेरी जो कोशिश यहाँ चल रही है वो ये है कि यूट्यूब पे अवेलेबल जितने भी एडिटोरियल एनालिसिस आप देख रहे हो उसमें बेस्ट एडिटोरियल आपको मैं प्रोवाइड कर पाऊँ, सो दैट एक्चुअली आपको इंप्रूवमेंट हो, हवा हवाई में आप वीडियो देख के ना जाओ। तो सीधा अपना हम डिस्कशन को शुरू करते हैं। द ग्रोथ डाइकोटोमी ऑन सितंबर्स इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा। तो ग्रोथ की डाइकोटोमी की बात हो रही है कि जो कॉन्ट्रास्ट है, ग्रोथ हो भी रही है नहीं भी हो रही, कुछ कॉन्ट्रास्ट की बात हो रही है। कॉन्ट्रास्ट 2 चीजों में, मतलब हो भी रहा है कहीं ग्रोथ, लेकिन वो ग्रोथ कैसा हो रहा है उसको कंपेयर कर रहे हैं। तो जो सितंबर का इंडस्ट्रियल इंडेक्स आया है प्रोडक्शन का, उसका डेटा के बारे में डिस्कशन होगा। स्लो डाउन इन इंडस्ट्रियल आउटपुट ग्रोथ शोज लो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस। जो कंज्यूमर है, कौन कंज्यूमर है, यानी हम और आप जैसे लोग जो सामान खरीदते हैं बाजार से, वो कंज्यूमर है जो कंज्यूम करे। तो ऐसा है कि मार्केट में कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस कम है, अभी वो उतना सामान नहीं खरीद रहा है। ये शो होता है कि कितना सामान मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। अच्छा, जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं वो हमारे पास यहाँ पे मीनिंग लिखी हुई है, जो का पूरा कॉन्टेक्स्ट क्या है हमारे इस पैसेज के हिसाब से। इन सितंबर द आईआईपी रोज 5.8%, ऑलमोस्ट हाफ द 14-month हाई, 10.3% ग्रोथ इन अगस्त। यानी कि सितंबर के महीने में जो ग्रोथ हुई थी उसकी वो है पूरी आधी, जो कि 14 महीने का हाई 10.3% था। मोस्ट इकोनॉमिस्ट एंटिसिपेटेड अ 7 to 8% अपटिक इन द मंथ दैट मार्क्स द ऑनसेट ऑफ इंडियाज पैक्ड फेस्टिव कैलेंडर। अब क्योंकि सितंबर के बाद का जो महीना अक्टूबर था उसमें फेस्टिवल शुरू हो जाते हैं, तो ऐसे एक्सपेक्ट किया गया था कि सितंबर के महीने में अच्छा ग्रोथ आएगा, 7 से 8% का आएगा, अपटिक माने इंक्रीज आएगा, बट ऐसा हुआ नहीं। September's factory output growth was the slowest in 3 months, but also marked a 2.4% drop in production levels compared to August. कह रहा सितंबर में जो हमारा आउटपुट था फैक्ट्री का वो स्लोवेस्ट था पिछले 3 महीनों से, और साथ ही साथ 2.4% ड्रॉप आया किसने, प्रोडक्शन लेवल में कंपेयर जब किया हमने अगस्त से। मैन्युफैक्चरिंग लेड द डिक्लाइन, यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सबसे ज्यादा गिरावट आई, विद ईयर ऑन ईयर ग्रोथ ड्रॉपिंग फ्रॉम 9.3% इन अगस्त to 4.5% in September and production volumes declining 2% month on month। देखो पहले ईयर ऑन ईयर के बारे में बताया, फिर मंथ ऑन मंथ कितना डिक्लाइन हुआ उसके बारे में बताया, अगस्त सितंबर को कंपेयर कर दिया है, और साथ ही साथ बताया है कि ईयर ऑन ईयर में अगस्त को कंपेयर कर दिया, और साथ ही साथ तुम्हारा 2% बताया मंथ ऑन मंथ डिक्लाइन आया। इन अगस्त जस्ट 7 of 23 मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स हैड क्लॉक्ड अ कॉन्ट्रैक्शन, बट दैट लिस्ट एक्सपैंडेड टू 9 इन सितंबर। कह रहा है कि पहले अगस्त के महीने में 7 में केवल गिरावट आई थी, लेकिन अब की बार 9 सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग के 23 सेक्टर में से गिरावट आई है। विथ फर्नीचर ड्रॉपिंग 20% एंड अपैरल प्रोडक्शन ऑलमोस्ट 18%। यानी फर्नीचर जो इंडस्ट्री है उसमें 20% की गिरावट है मैन्युफैक्चरिंग में, और अपैरल प्रोडक्शन में 18% गिरावट आ गई है। What is more worrying is that 12 sectors recorded a sequential decline in output this September, belying hopes that firms would ramp up inventories in anticipation of festive spending। कह रहा है कि ज्यादा घबराने वाली बात यह है कि 23 में से 12 सेक्टर ऐसे हैं जो लगातार सीक्वेंशियल यानी हर बार गिरावट दिखा रहे हैं। बिलाइंग होप्स, यानी कि जो बिलाय करना मतलब होता है कॉन्ट्राडिक्ट करना, कि जो हमारी होप थी कि बढ़ेगा बट उसे कॉन्ट्राडिक्ट किया कि नहीं बढ़ रहा है, और लोगों ने अपना इन्वेंट्री नहीं बढ़ाई। अब इन्वेंट्री क्या होता है, देखो जैसे कोई दुकान होती है
तो दुकान अपना गोदाम बनाती है, तो गोदाम में जो सामान रखते हो उसको इन्वेंट्री कहते हैं, यानी कि हमने उसको आगे के लिए बचा के रखा हुआ है। तो वैसे मैन्युफैक्चरिंग में भी इन्वेंट्री हो गई, आपने सामान जो मैन्युफैक्चर कर लिया आपने बचा के रखा हुआ है कि हम बेचते रहेंगे धीरे धीरे, तो वो इन्वेंट्री होती है, गोदाम में रखा हुआ सामान। अच्छा, 3 डॉट किस लिए है? इसलिए है कि हमारे यहाँ पैराग्राफ चेंज नहीं हुआ है। पैराग्राफ की इंपॉर्टेंस आपको पता है, हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देख चुके हैं। Producers' lack of confidence in consumers' impulses is reflected in consumer durables and non-durables, which were up just 1% and 2.7% respectively, on top of a 5.5% plus contraction last September. देखो यहाँ पे एक टर्म आया कंज्यूमर ड्यूरेबल और कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल। इसका थोड़ा सा हल्का सा कॉन्सेप्ट जान लो, इकोनॉमिक का टर्म है, इकोनॉमी का या फिर बिजनेस का। फंडा ये है, जो सामान आप बाजार से खरीदते हो जो ड्यूरेबल होता है, जैसे आपका लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ये सब ड्यूरेबल चीज़ें हैं, आप खरीदते हो, कुछ दिन यूज़ करते हो, कुछ समय बाद खराब होते हैं। फिर कुछ सामान होते हैं नॉन ड्यूरेबल, यानी कि आप तुरंत खरीदते हो, तुरंत ही कुछ दिन में उसको फेंक देते हो, जैसे डिस्पोजेबल आइटम्स हो गए, है ना, या फिर फूड एफएमसीजी भी आपको नॉन ड्यूरेबल में हो गया। तो ये सब चीज़ें जो होती है नॉन ड्यूरेबल में आती है। तो थोड़ा सा इकोनॉमी का टर्म है, और इनका जो नॉर्मल वर्ड जो यूज कर रहे हो उससे आप मीनिंग निकाल सकते हो अगर बेसिक कॉमन सेंस लगाओ तो कह रहा है यहाँ पे भी थोड़ी सी हुई थी, यहाँ पे 1% और 2.7% की बढ़ोतरी हुई थी, जो कि सितंबर में कॉन्ट्रैक्शन शो कर ले गया। सीक्वेंशियली कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स, what one may broadly consider as fast moving consumer goods involving smaller ticket spends, were down 3.5% with the lowest output level since November 2022. अब कह रहे सीक्वेंशियली यानी निरंतर, एक के बाद एक, कॉन्सिक्वेंटली, जो कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल है, जो कि अक्सर एफएमसीजी में आते हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड, यानी कि चिप्स हो गया आपका, है ना, मैगी हो गई, सब एफएमसीजी में आती है। तो ये स्मॉलर टिकट स्पेंड है, यानी कि इनको खरीदने में हमें कम पैसा खर्च करते हैं, एक बार में 10, 20, 50, 100, 200 ऐसे खर्च करते हैं। तो ये भी देखो नीचे आगे 3.5% से, जिनका आउटपुट लेवल नवंबर 2022 से कम रहा। Electricity generation also fell 6.6% sequentially in September, perhaps due to the higher rainfall recorded over August. हो सकता है कि जो बिजली की जो जनरेशन है वो कम क्यों हुई, कि अगस्त में जो इतनी ज़्यादा बारिश हो गई, हो सकता है उसका प्रभाव पड़ा हो हमारे सितंबर में। On the whole, September's IIP takes average factory output growth to 7.4% in the second quarter, lifting the uptick in the first half of 23-24 to 6%. कह रहे ओवरऑल देखा जाए तो सितंबर का डेटा है वो एवरेज फैक्ट्री आउटपुट का जो ग्रोथ है वो 7.4% बताता है, किसमें, सेकंड क्वार्टर में हमें एवरेज बताता है। जो अपटिक है फर्स्ट हाफ का उसको 6.6% से लेकर 7.4% तक पहुंचा दिया। दिस में स्टिल वे इन वेल विद द सेंट्रल बैंक चीफ्स होप्स ऑफ Q2 जीडीपी ग्रोथ आउटपेसिंग देयर ऑफिशियल प्रोजेक्शन ऑफ 6.5%। अब देखो क्या कह रहा है कि जो सेंट्रल बैंक का चीफ कौन हुआ, गवर्नर हुआ। तो कह रहा है कि ये जो डेटा है तो गवर्नर की जो होप है कि अब जीडीपी हमारी थोड़ी सी ग्रो होगी और आउटपेस करेगी, यानी कि जो हमने एक्सपेक्ट किया उससे ज्यादा निकल के जाएगी, जो कि 6.5% है, 6.5% है। इसको थोड़ा सा आर्गुमेंट को स्ट्रॉन्ग कर रहा है हमारा गवर्नर के। बट स्प्लाइज्ड अप द आईआईपी इंडिकेट्स एन एसिमेट्री इन द इकोनॉमी एंड अ फ्रेश फोक लाइज इन द रोड अहेड। कह रहे कि भले ही हमें ओवरऑल एवरेज देखने में लग रहा है कि हाँ अच्छा जा रहा है, बट अगर आप इसको देखोगे तो इसमें एसिमेट्री है, यानी एसिमेट्री है मतलब, सिमेट्री मतलब क्या हुआ, एकदम चीजें बराबर से बटी हुई, जितना इधर उतना ही उधर। एसिमेट्री मतलब टूटा टूटा थोड़ा सा, कहीं कुछ ज्यादा है कहीं कुछ कम है, तो बढ़िया नहीं है। साथ ही क्या कह रहा है कि अ फ्रेश फोक लाइज इन द रोड अहेड, मतलब फ्रेश फोक लाइज इन द रोड अहेड। अब फोक कैसा होता है, मान लो 3 है आगे, है ना, अब आप इसको अच्छे से बना लेते हैं थोड़ा सा। मान लो ये फोक है आपका, ठीक है, तो आप इधर से इधर जा रहे थे, अब ये 3 रास्ते बन गए, तो ये फ्रेश फोक लाइज इन द रोड मतलब कि अब आगे रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, हमें डिसाइड करना है कि किस रास्ते पे जाएंगे, और जिस रास्ते पे जाएंगे उससे समझ में आएगा हमारा आउटकम क्या होगा। तो ये नेगेटिव वे में ही अक्सर यूज होता है कि फ्रेश फोक लाइज मतलब कि आगे डिफिकल्टीज आ सकती हैं डिसीजन मेकिंग में। कंज्यूमर गुड्स आउटपुट वॉज जस्ट 0.3% हायर than pre-COVID-19 level this September, with durables being the only use-based segment to record a contraction so far this year. कह रहा कंज्यूमर गुड जो आउटपुट निकल के आया वो 0.3% हायर था कोविड-19 के लेवल्स के पहले, यानी कि 2019 में। कोविड-19 कब आया अपने इंडिया में, मार्च 2020 में आया था, तो उसके पहले का लेवल यानी 1920 का जो डेटा है उसके हिसाब से अभी केवल 0.3% हायर है, यानी कि बहुत तगड़ा बढ़ोतरी नहीं हुई अभी।
By contrast, output has been more resilient in investment-linked sectors such as infrastructure, construction goods, and capital goods, up 12.1% and 6.7% रिस्पेक्टिवली दिस ईयर। कह रहा है कि उससे कॉन्ट्रास्ट किया जाए तो जो इन्वेस्टमेंट रिलेटेड सेक्टर है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया या कंस्ट्रक्शन का सामान हो गया और कैपिटल गुड्स हो गए, उसमें 12% और 6.7% की बढ़ोतरी आई है। अगर आपको टेक्निकल टर्म यानी कि जिसको मैं स्पेशलाइज वोकैबुलरी कहता हूं समझ में आता है तो वेल एंड गुड, नहीं समझ में आता है तो भी आप आंसर सॉल्व कर ले जाओगे कॉम्प्रीहेंशन की, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। पब्लिक केपेक्स ऑन infrastructure sectors has surely lifted output of items such as steel and cement through the first half of the year, while high inflation has eaten into all but the high income consumers propensity to spend। देखो ये कह रहा है पब्लिक केपेक्स, पब्लिक क्या हुआ, गवर्नमेंट से रिलेटेड जब भी होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर माने उन जगह पैसा लगाना जहां से और पैसा बन सके, उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। ठीक है, इतना बस जान लो, थोड़ा टेक्निकल टर्म है, इससे ज्यादा जानने में अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जो सरकार ने जो पैसे लगाए हैं जिससे कि और पैसे बढ़े, वो कहाँ लगाए, इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में लगाया है। उससे क्या हुआ, आउटपुट किसका निकल के अच्छा आया, स्टील का और सीमेंट का अच्छा निकल के आया फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में। हालांकि इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से तो उसमें जो ओवरऑल आउटकम निकल के ये आया कि जो हाई इनकम कंज्यूमर है वही ज्यादा अच्छा इसमें स्पेंडिंग कर पा रहे हैं। गोइंग फॉरवर्ड, capex spends that have been front loaded this year may moderate and additional revenue spends ahead of the Lok Sabha election are likely, especially with sensitive commodities such as fuel, urea and food facing fresh volatility in prices। कह रहा है आगे बढ़ते हुए केपेक्स स्पेंड को देखते हुए कि देखो केपेक्स स्पेंड किया गया, फ्रंट लोड किया गया इस ईयर में, यानी कि जो भी सरकार ने पैसे खर्च करे हैं तो अब की बार हो जाता है कम खर्च करे, जिसकी वजह से जो भी हमें ग्रोथ दिखाई दे रही है वो कम हो जाएगी। और साथ ही साथ ये भी कह रहा है कि लोकसभा इलेक्शन आ रहे हैं तो हो जाता है सेंसिटिव कमोडिटी जैसे फ्यूल हो गया, एलपीजी हो गई, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, यूरिया हो गया जिसका डायरेक्ट फार्मर पे इम्पैक्ट है, एंड फूड्स फेसिंग फ्रेश वोलेटिलिटी इन प्राइस है। तो अब ये सरकार मान लो अपना मोमेंटम चेंज करती है कि हमें यहाँ पे सब्सिडी बढ़ानी है, सस्ता करना है, महंगा करना है, तो वोलेटिलिटी आएगी। वोलेटिलिटी क्या है, उतार चढ़ाव। ठीक है, उतार चढ़ाव, कभी ऊपर हो गया प्राइस, कभी नीचे हो गया, तो वोलेटिलिटी हो गया। दैट इंफ्रास्ट्रक्चर and construction goods output in September was the lowest since March 2023 suggests one growth tide may be ebbing, which makes the other more fragile consumption story even more critical to watch। ये क्या कहना चाह रहा है कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन गुड का आउटपुट था ये मार्च 2023 से अभी तक सबसे कम है। तो इससे क्या हो रहा है कि ये जो ग्रोथ की टाइड आई थी, जो लहर आई थी, एक वेव आई थी ग्रोथ की, वो हो सकता है रिसीड कर रही हो, फॉल बैक कर रही हो, जिसकी वजह से जो आगे की जो कंजम्पशन स्टोरी है बहुत क्रिटिकल है कि उसको हम अच्छे से वॉच करें और उसके हिसाब से निर्णय लें। तो ये हमारा पूरा एकदम हार्डकोर इकोनॉमी का आर्टिकल, जिसमें ढेर सारा डेटा और डेटा के अराउंड ही ओपिनियन फॉर्म करने की कोशिश करी है हमारे ऑथर ने और हमें अपना मैसेज डिलीवर करने का कोशिश किया। सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा क्या है, व्हाट इज द प्रीडोमिनेंट टोन ऑफ द पैसेज। क्या है टोन, पहले देखो पॉजिटिव है, नेगेटिव है कि न्यूट्रल है। न्यूट्रल कहीं दिखाई दिया, नहीं दिखाई दिया। वो तो ये कह रहा है कि यहाँ पे ये कमी है, वहाँ वो कमी है, ये अच्छा डेटा नहीं आया है। पॉजिटिव है, पॉजिटिव भी नहीं है, ये भी नहीं कह रहा है हमें ऑथर की भाई बहुत अच्छा हुआ, आईआईपी डेटा जो है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है। तो हम पॉजिटिव को इग्नोर करेंगे, हम न्यूट्रल को इग्नोर करेंगे, नेगेटिव पे अटैक करेंगे। तो ऑप्शन के पास जाओ, ऑप्टिमिस्टिक लॉडेटरी बिल्कुल नहीं, न्यूट्रल अपोजिटिक बिल्कुल नहीं, पेसिमिस्टिक क्रिटिकल बिल्कुल, एम्बिग्यूअस इनडिसाइसिव बिल्कुल भी नहीं। एकदम क्लियर कट हमारे पास अपना ऑप्शन आ गया है जिसको हम अटैक करके आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट, सेंट्रल आइडिया क्या है जो एक्सप्लोर किया। सेंट्रल आइडिया का मतलब क्या होता है, थीम। ठीक है, सेंट्रल आइडिया, मेन आइडिया, सब चीज क्या है, थीम वाला क्वेश्चन ही है। इसको कैसे अटैक करते हैं हम लोग, सीधा देखते हैं, हर ऑप्शन के पास जाते हैं, देखते हैं जिसके बारे में बात हुई है उस पर हम होल्ड पे रखते हैं, जिसके बारे में बात नहीं है हम उसको इग्नोर कर देते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, अक्सर हमको ऐसा मिल सकता है कुछ चीज कि किसी के बारे में शायद हम उतना रिलेट ना कर पाए, बट हमारा गोल क्या है, हम उस ऑप्शन को चूज करें जो सबसे ज्यादा रेलिवेंट है। भले ही मान लो हमने बी को चूज किया, ठीक है, ये उतना रेलिवेंट नहीं लग रहा है लेकिन हमें बाकी ऑप्शन से ज्यादा रेलिवेंट लग रहा है, तो एग्जाम में आपको ये ऑप्शन मार्क करके आना है। भले ही आप एग्जाम से लौट के आओ, आंसर की आए, चैलेंज करो चाहे ना करो। ठीक है, मान लो आपने चैलेंज किया, नहीं मिला कुछ भी, तो एक जस्टिफाइड अटेम्प्ट देने के लिए ऐसे मार्क किया जाता है। शार्प सर्ज इन इंडियाज इंडस्ट्रियल आउटपुट। क्या इंडिया के इंडस्ट्रियल आउटपुट में कोई शार्प सर्ज आया है? 6 से 7.4 चला गया है ओवरऑल एवरेज, तो क्या शार्प इंक्रीज है? बिल्कुल भी नहीं।
तो शार्प तो नहीं है, बड़ी ग्रेजुअल है और कुछ नहीं। चैलेंजेस इन कंज्यूमर गुड्स एंड स्लो डाउन इन इंडस्ट्रियल ग्रोथ। कंज्यूमर गुड में चैलेंजेस आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। कंज्यूमर गुड्स कह लो या कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री ज्यादा अच्छा ऑप्शन होता। चैलेंजेस इन कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री और स्लो डाउन इन इंडस्ट्रियल ग्रोथ। तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात हो रही है, तो उसमें दिक्कत आई है, बिल्कुल आई है। तो हम इसको पूरा पूरा होल्ड पर रख सकते हैं, ठीक है। इंडियाज इकोनॉमिक बूम इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 23-24। अब एक बात बताओ, जब आईआईपी की वैल्यू डाउन हो गई है मार्च से लेके अभी तक, यानी कि जो ग्रोथ स्टोरी है जो रिसीड हो रही है, एबिंग हो रही है उसमें, तो क्या बूम आया है? नहीं, बूम तो नहीं आया, नीचे आ रहा है, वापस आ रही है। तो इसको भी हम हटाना पड़ेगा, नहीं होल्ड पे रख सकते हैं। रेजिलियंस ऑफ इन्वेस्टमेंट लिंक्ड सेक्टर्स, इसके बारे में बात हुई है? हाँ हुई है। अब ये बताओ इन दोनों में ज्यादा पैसेज को कौन सा टॉपिक कवर कर रहा है? तो जो इन्वेस्टमेंट लिंक सेक्टर वाली बात है, हाँ बिल्कुल है, बट वो दूसरे लास्ट पैराग्राफ में एक थोड़ा सा बस मेंशन किया है कि अगर किसी ने कुछ रेजिलियंस दिखाया है तो इन्वेस्टमेंट लिंक सेक्टर है, उसको ही बोला गया कि सरकार की मदद से है। तो वो केवल एक एस्पेक्ट है पूरे पैसेज का, पूरा पैसेज नहीं है। तो इसको सिंगल टिक पे छोड़ के हम काट दें और इसको डबल टिक अपना आंसर मार्क करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, समझ में आया कैसे सॉल्व किया है? ऐसे ही सॉल्व करना है। What among the following can be said to be true in the passage? इसमें से हम किसके बारे में कह सकते हैं कि सच है? रैपिड ग्रोथ इन मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग में रैपिड ग्रोथ नहीं है। डिक्लाइन इन आईआईपी ग्रोथ, तो आईआईपी ग्रोथ जो बहुत बढ़िया होनी चाहिए, बहुत बढ़िया नहीं हो रही है, मंथ ऑन मंथ डिक्लाइन हो रहा है। हाँ, इसको पकड़ सकते हैं। रेजिलियंस इन एफएमसीजी, एफएमसीजी में रेजिलियंस तो दिखाई नहीं दे रहा है, इसमें भी कुछ ना कुछ कॉन्ट्रैक्शन आया है। सर्ज इन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, सर्ज माने इंक्रीज होता है, यहाँ तो डिक्रीज आया, तो ये भी नहीं है। तो अपना एक जस्टिफाइड ऑप्शन हम इसको मार्क कर सकते हैं, और किसी ऑप्शन को आप पैसेज के हिसाब से जस्टिफाई नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द पैसेज, व्हाई माइट द कंज्यूमर गुड्स आउटपुट was just 0.3% higher than pre-COVID-19 levels be considered concerning? हमें क्यों कंसर्न होना चाहिए इस बात से कि जो आउटपुट आया है वो केवल 0.3% ज्यादा है 2020 के डेटा से? ये पूछा है। एक चीज याद रखो, जितना बड़ा सवाल होगा एग्जाम में उतना सिंपल आंसर होता है। ये मैंने हमेशा नोटिस किया है, स्पेशली एसएससी के केस में मैंने नोटिस किया है। बैंक में तो फिर भी थोड़ा सा घुमाने की कोशिश करते हैं, और सीडीएस में तो खैर क्या ही बोले, सीडीएस वाले एक कदम आगे चल रहे होते हैं। बट एसएससी में मैंने अक्सर नोटिस किया है कि जब भी आपका लंबा सवाल आ रहा है और देख के लग रहा है कुछ गड़बड़ है, आपका आंसर बड़ा बेसिक सा होता है। तो हमें क्यों कंसर्न करना चाहिए? इट इंडिकेट्स रैपिड रिकवरी इन द कंज्यूमर सेक्टर। अब 0.3% बढ़ा है तो रैपिड रिकवरी तो नहीं है। अब 4 साल लगा दिया है, उसमें भी केवल 0.3% बढ़ा है, तो कुछ नहीं बढ़ा है, हटाओ। सजेस्ट अ डिक्लाइन इन कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, हाँ कंज्यूमर कॉन्फिडेंस में डिक्लाइन हुआ है, इसके बारे में बात हो सकती है। रिफ्लेक्ट अ सर्ज इन कंज्यूमर स्पेंडिंग, स्पेंडिंग अगर बढ़ी होती तो फिर ये भी 0.3 नहीं और ज्यादा होता। डेमोन्स्ट्रेट रेजिलियंस इन कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री, इसके बारे में तो कोई बात नहीं इस रिस्पेक्ट में हुई है। तो जब पैसेज में जाओगे, इसको ढूंढोगे तो समझ में आ जाएगा कि इसी के बारे में हमारी बात हो रही है। तो बी ऑप्शन को मार्क हम कर देंगे। विच सेक्टर लेट द डिक्लाइन इन मैन्युफैक्चरिंग इन सितंबर, सितंबर में किस सेक्टर ने मैन्युफैक्चरिंग में सबसे ज्यादा डिक्लाइन किया? अपैरल यानी क्लोथ 18%, फर्नीचर 20%, कंज्यूमर ड्यूरेबल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन 6.6% था ये, इसका मुझे याद नहीं डेटा। तो अपना फर्नीचर यहाँ पे आंसर हो जाएगा। वहां पे आप पहले पैसेज में, पहले पैराग्राफ में जाओगे, देख लोगे फर्नीचर का 20% गिरावट आई है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, व्हाट डज द टर्म फ्रेश फोक लाइज इन द रोड अहेड इम्प्लाई? मैंने आपको बताया ये अपना फोक है, सामने जा रहे हो। फ्रेश फोक मतलब अलग अलग रास्ते हैं। अब हो सकता है ये कठिन निर्णय वाला पॉइंट हो सकता है, या ये हो सकता है कि हम जिस रास्ते पे जा रहे थे अब नया रास्ता लेना हमारी मजबूरी हो गई है, कुछ ऐसा है। तो इसी डायरेक्शन में कुछ ढूंढते हैं। न्यू डायरेक्शन और चैलेंज इन द फ्यूचर, ठीक है, सिमिलर। स्मूथ एंड प्रिडिक्टेबल पाथ, ये बात नहीं, ये तो उल्टा हो गया। अनएक्सपेक्टेड इकोनॉमिक बूम, ये तो कोई अनरिलेटेड ऑप्शन हो गया। डिक्लाइन इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, तो ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के बारे में बात नहीं कर रहा, ये अपना डायरेक्ट इस एडीएम का आंसर हो जाएगा। What does the passage mean by sequential decline in output? Sequential क्या होता है? सीक्वेंस क्या होता है? 1 2 3 4 क्या है? एक सीक्वेंस है, यानी वन आफ्टर दी अदर। अब जो भी सीक्वेंस हो मैटर नहीं करता। तो साइमल्टेनियस डिक्लाइन इन वेरियस सेक्टर, सब साथ ही में हो गया? नहीं, साथ में वो बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ सीक्वेंस की बात हो रही है। डिक्लाइन इन आउटपुट कंपेयर टू द प्रीवियस मंथ, हाँ ये हमारा पैसेज के हिसाब से सही बैठ रहा है। कंसिस्टेंट इंक्रीज की बात तो हो ही नहीं रही है। अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशन की बात नहीं हो रही, कह रहे निरंतर गिरावट हो रही है। तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही है। देखो सीक्वेंशियल और डिक्लाइन से हमारा पूरा डायरेक्ट आंसर यहाँ निकल आया। नेक्स्ट क्या कह रहा है?
व्हाट डज द पैसेज सजेस्ट अबाउट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इन सितंबर? हमको याद है 6.6% का गिरावट आया था, कहाँ है, डिक्रीज बाय 6.6% सिक्वेंशियली, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, एकदम सिंपल फैक्ट बेस्ड। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द डिक्लाइन इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन गुड्स आउटपुट इन सितंबर? इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन गुड सितंबर में जो डिक्लाइन हुआ है, क्या सिग्निफिकेंस है? इंडिकेट करता है सर्ज इन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, अगर सर्ज होता, इंक्रीज होता, तो भाई इसमें भी इंक्रीज होता। पोटेंशियल चैलेंजेस इन द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, सजेस्ट करता है कि पोटेंशियल चैलेंजेस, ठीक है, ये हम पकड़ सकते हैं। स्टेबिलिटी रिफ्लेक्ट करता है, बिल्कुल भी नहीं। रिकॉर्ड ब्रेकिंग ग्रोथ, बिल्कुल भी नहीं। देखो भले ही ये थोड़ा अटपटा ऑप्शन था, एकदम कंप्लीट ऑप्शन नहीं है मेरे हिसाब से ये, बट फिर भी हम 3 को नेगेट करके एलिमिनेट कर गए, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो गया। ऐसे मार्क करके आपको एग्जाम में आना है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइटल्स बेस्ट कैप्चर्स द एसेंस ऑफ द पैसेज? तो वो अपना सिंपल फंडा, हर ऑप्शन के पास जाओ, देखो किसके बारे में बात हो रही है, उसको होल्ड पे रख लो, जिसकी में नहीं हो रही है उसको काट दो। रिकॉर्ड हाइज एंड लोज अ सितंबर इकोनॉमिक रिव्यू, तो रिकॉर्ड हाई तो आया नहीं है, लोज ही लोज आए हैं, तो ये 100% सही नहीं है, तो हम इसको हटा देंगे फिलहाल के लिए। आईआईपी सोर्स डिस्पाइट चैलेंजेस, आईआईपी सोर मतलब सोर माने बढ़ोतरी हुआ, तो ये इससे कुछ रिलेशन है, तो ये भी गड़बड़ हो गया, ये तो नेगेटिव ही हो गया एकदम। फेस्टिव सीजन फेल्स टू बूस्ट इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन इंडिया, हाँ ये बात कर रहा है कि सितंबर में तो जो अक्टूबर में खरीदारी के हिसाब से जो बढ़नी चाहिए थी मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि अक्टूबर में फेस्टिवल्स आ रहे थे, आगे फेस्टिवल आ रहे थे, तो वो चीज नहीं हो पाया। रेजिलियंस ऑफ कंज्यूमर गुड्स, तो अभी ये भी हमें हटाना पड़ेगा, ये अपना एक ऑप्शन स्ट्रॉन्ग ऑप्शन निकल के आया, जिसको हम मार्क करके अच्छा अटेम्प्ट मान सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमें सॉल्व करना है, और इस वीडियो में केवल इतना ही। इसका पीडीएफ में टेलीग्राम पे डाल चुका हूं, आप वहां से देख सकते हो। और मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट करके मुझे बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। मैं रेगुलरली इस वीडियो को कंटिन्यू रखूंगा, बिल्कुल परेशान मत हो, ठीक है, घबराओ मत, आते रहेंगे वीडियो, बढ़िया बढ़िया वीडियो आते रहेंगे। मैं चाहता हूं कि जब भी वीडियो बनाओ ना, तो एक तगड़ा वाला वीडियो बनाओ कि आप देखो तो आपको बढ़िया क्वालिटी और बढ़िया कंटेंट मिले, कुछ सीख के जाओ। सिर्फ वीडियो लाने की वजह से वीडियो लेके मत आओ, कुछ वीडियो ला रहे हो ना तो कुछ बढ़िया बताने को हो, तो ये कोशिश चल रही है मेरी, ठीक है। तो बस इस वीडियो में केवल इतना ही, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।